जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग आधुनिक बिहार का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो में मध्यकालीन बिहार का जो इतिहास था इसे पूरा करा चुके हैं। आधुनिक बिहार का इतिहास ये जो करा रहे हैं केबीसी नैनो से करा रहे हैं। टोटल इसमें लगभग 32 पेज है और काफ़ी डिटेल्स में इसमें दिया हुआ है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप चाहे तो इसे दोगुना स्पीड में भी देख सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, जैसे देख रहे हैं वैसे भी देख सकते हैं। यहाँ कंप्लीट ये हो जाने के बाद आधुनिक बिहार, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ऐसा है जो मेंस में भी आपको लिखने को मिलता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आपको यहाँ पीटी और मेंस दोनों के दृष्टि से। आधुनिक बिहार। फर्रुखसियर के शासनकाल में बिहार शहजादा मिर्ज़ा अहमद को नाम मात्र का अधिकार दिए गए और बंगाल के नाजिम शुजाउद्दीन को उसका सहायक नियुक्त किया गया। तो इसको डिटेल्स में समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या है ना कि मेंस में भी आपको काम दे देगा। तो कहा जा रहा है कि फर्रुखसियर इससे पहले बताए हुए थे कि अच्छा शासक था जिसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो पटना में हुआ था। तो इसका शासनकाल में कह रहा है कि बिहार, इसका जो शहजादा था क्या नाम था, तो मिर्ज़ा अहमद को नाम मात्र का अधिकार दिए गए और बंगाल के जो नाजिम था शुजाउद्दीन को उसका सहायक नियुक्त किया गया। किसका सहायक नियुक्त किया गया, तो मिर्ज़ा अहमद को इसका सहायक नियुक्त किया गया। शुजाउद्दीन ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए, जो नाजिम था, जो बंगाल का नाजिम था, क्या नाम था, तो इसका शुजाउद्दीन। कह रहा है कि शुजाउद्दीन ने बिहार के प्रशासन चलाने के लिए नवाब अलीवर्दी खां को उप नवाब या नायब नाजिब नियुक्त किया। ये तो खुद शुजाउद्दीन बंगाल का नाजिम था, इसने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए किसको यहाँ का नाजिम नियुक्त किया, उप नवाब किसे बनाया, तो अलवर्दी खां को। अलवर्दी खां के बारे में सुने हुइएगा, यूरोपियन की तुलना मधुमक्खी के छत्ता से किसने किया था, तो अलवर्दी खां के ने किया था। तो इसको नायब नाजिम नियुक्त किया। मार्च 1739 में शुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद अलवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में शुजाउद्दीन के राजवंशों के हराया। यहाँ देखिए, जो शुजाउद्दीन था, जो बंगाल का नाजिम था, इसका कब मृत्यु हो गया, तो 1739 में इसका मृत्यु हो जाता है। अब मृत्यु हो जाने के बाद अलवर्दी खां जो उप नवाब था, इसके पास पूरा कमांड आ जाता है। तो इसने क्या किया कि गिरिया के युद्ध में, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गिरिया के युद्ध में शुजाउद्दीन के जो राजवंश था, राजवंशों का क्या किया, हरा दिया तथा 1740 में उसने मुर्शिद कुली के वंशज सरफराज खां को विस्थापित कर बंगाल पर भी प्रत्यक्ष अधिकार कर लिया। किसने, तो अलवर्दी खां। बंगाल पर कब, तो 1740 में अधिकार कर लिया। यहाँ साल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। बिहार में प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के पश्चात अलवर्दी खां ने अपने पोते सिराजुद्दौला को बिहार का नाम मात्र का उप नवाब बनाया। यहाँ पोता नहीं था, ये जो सिराजुद्दौला था ये क्या था, तो इसका जो था ये नाती था, क्योंकि अलवर्दी खां का एक भी पुत्र नहीं था। तो ऐसे में अलवर्दी खां के पास कितना, तो इसका जो 3, यहाँ जो था अलवर्दी के 3 बेटी थी, तो एक का जो विवाह किया था ये ढाका में किया था, और एक सेकेंड का जो पूर्णिया में, और थर्ड का कहाँ किया था, तो पटना में किया हुआ था। तो इसमें क्या होता है कि जो पटना में जिसका शादी किया था, तो वहाँ का जो उसका जो होता है सिराजुद्दौला, यानी कि जो नाती होता है, इसको बिहार का उप नाम मात्र का क्या बना दिया, तो उप नवाब बना दिया। आगे यही मतलब कि जो, और ढाका के जो मौसी जिसका नाम था घसीटी बेगम, और पूर्णिया के जो मौसी थे, ये सब षड्यंत्र रचने लगती है, क्यों, सत्ता के लिए। सिराजुद्दौला द्वारा अलवर्दी के खिलाफ किया गया विद्रोह, वहाँ के तत्कालिक दीवान, तो सिराजुद्दौला के देखिए नाम मात्र का उप नवाब बनाया था बिहार का। किसके द्वारा, तो अलवर्दी खां के द्वारा बनाया गया था। तो इसमें इस समय क्या होता है कि सिराजुद्दौला जो है ये अपने नाना के खिलाफ ही क्या कर देते हैं कि षड्यंत्र करते हैं। तो वहाँ का जो तत्कालीन जो दीवान था, यानी कि जो दीवान जो होता है ये प्रधानमंत्री के बराबर जो पद होता है दीवान, यानी कि समझिए कि प्रधानमंत्री, तो ये राजा जानकी रमन के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, तो विफल कर दिया गया। अलवर्दी बाद में भी मैनेज हो जाता है, अलवर्दी खां मतलब उसका जब मृत्यु हो जाता है, तो अलवर्दी खां को 1733 ईस्वी में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। कब, तो 1733 में बिहार का डिप्टी गवर्नर अलवर्दी खां को नियुक्त किया गया था। इससे पहले अब तो ये बंगाल पर भी किसका अधिकार हो गया था, तो अलवर्दी खां को कब, तो 1740 में। लेकिन उससे पूर्व कब, तो 1733 में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। राजा जानकी रमन के पश्चात राम नारायण को बिहार का दीवान बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर ध्यान दीजिएगा। राजा जानकी रमन को, जानकी राम के पश्चात राम नारायण को क्या किया गया, तो बिहार का जो है ये दीवान बनाया गया। कह रहा है कि
राजा जानकी रमन के पश्चात राम नारायण को बिहार का दीवान जो है ये बनाया गया, यानी कि यहाँ के बिहार का जो प्रधानमंत्री कौन हो गया, तो ये राम नारायण हो गया। कह रहा है कि अलवर्दी खां की 1756 में मृत्यु हो गया। कब इसका मृत्यु हो गया, तो 1756 में अलवर्दी खां के मृत्यु हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि सिराजुद्दौला जो है ये बंगाल का नवाब बन गया। बिहार और बंगाल का भी मतलब कि ये दोनों जगह का इसका मतलब देखते रहिएगा। बिहार का क्या हुआ गया कि ये सिराजुद्दौला जो है ये बंगाल का नवाब बन गया। और ये बात जो है इसकी मौसी घसीटी बेगम और पूर्णिया में जहाँ शादी किया था, इसका जो चचेरा शौकतगंज था, इसका चचेरा जो चाचा था, इस सबको नहीं जचा। तो सिराजुद्दौला के जो प्रतिद्वंदियों और विरोधियों के प्रमुख थे कौन, तो पूर्णिया के नवाब जो शौकतगंज थे। पूर्णिया यानी कि सेकेंड बेटी का जो अलवर्दी खां जो विवाह किया था, कहाँ किया था, तो पूर्णिया किया था। तो ये इसका नवाब था कौन, तो शौकतगंज, जो इसका चचेरा भाई भी था। और सिराज की यानी कि सिराज यानी कि यहाँ शॉर्ट में दिया गया है, तो सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम, इसका जो शादी हुआ था, यानी कि पहली जो मौसी थी, इसका जो विवाह हुआ था कहाँ, तो ये ढाका में हुआ था। तथा उसका जो सेनापति था कौन, तो घसीटी बेगम का मीर जाफर, ये सेनापति भी था किसका, तो अलवर्दी खां का ये दामाद था। और मीर जाफर इसको क्या, सिराजुद्दौला इसको क्या किया था, तो इसको सेनापति मतलब कि सेना का जो पति होता है इसको नियुक्त किया गया हुआ था। सेनापति जो सर्वोच्च होता है कमांडर, तो सेनापति किसको सिराजुद्दौला ने बनाया था, तो मीर जाफर को। तो अलवर्दी का दामाद इत्यादि, ये सब जो इत्यादि था इसके मतलब विरोधियों में ये बन गया। तो अपने विरोधियों के दमन के क्रम में सिराजुद्दौला ने घसीटी बेगम को तो बंदी बना लिया। घसीटी बेगम को क्या किया कि सिराजुद्दौला उसको बंदी बना लिया, तथा मीर जाफर को क्या किया कि मीर जाफर के स्थान पर मीर मदान को सेनापति नियुक्त कर दिया। अब कहा कि आप हटिए, अब इसके जगह किसको, तो मीर मदान को सेनापति नियुक्त कर दिया। ये मीर जाफर जो था इसको अलवर्दी खां का दामाद था, तो इसको सेनापति मीर अलवर्दी खां के द्वारा भी किया गया था। लेकिन मीर जाफर के समय भी, सिराजुद्दौला के समय भी ये सेनापति था। लेकिन जब देखा कि गुट जब बंटने लग रहा है, काफ़ी मतलब कि विरोध होने लग रहा है, तो मीर जाफर को हटा करके किसे, तो मीर मदान को सेनापति नियुक्त किया। अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने शौकत को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। कौन, तो शौकतगंज जो था, यानी कि जिसका पूर्णिया में जो शादी किया गया था, उसका मतलब कि जो पति था, तो इसको कब कहाँ शादी इसका हत्या कर दिया, तो मनिहारी के युद्ध में। कब, तो 1756 में सिराजुद्दौला ने शौकत को पराजित करके उसका क्या कर दिया, तो हत्या कर दिया। और 23 जून 1757 के पलासी नामक स्थान पर ऐतिहासिक जो क्या हुआ, तो पलासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की क्या हो गया, तो इसका मृत्यु हो गया। तो इम्पोर्टेंट ये डेट है, इसको छपेगा, इस पर स्टार लगा लीजिए। 23 जून 1757 को कहाँ, पलासी के मतलब जो यहाँ युद्ध हुआ, इसमें सिराजुद्दौला की क्या हो गया, तो मृत्यु हो गया। पलासी के युद्ध के पश्चात लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया। अब जो मीर जाफर था उसे क्या किया, तो ये मतलब मीर जाफर जो घसीटी जो बताए थे ना, कौन है मीर जाफर, याद आ रहा है कुछ, कि ढाका में जिसका जो फर्स्ट जो पुत्री थी जिसका विवाह किया था मौसी घसीटी बेगम, तो वहाँ मीर जाफर के सेनापति। तो मीर जाफर को क्या कर दिया, तो बंगाल का नवाब पलासी के रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया, क्योंकि सिराजुद्दौला का मृत्यु हो गया था। अब नवाब कौन बन गया, तो मीर जाफर बन गया। और उसके साथ पटना आया। लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर के पुत्र मीरन को बिहार का, अब इसका जो मीर जाफर का जो पुत्र था ये मीरन था, तो इसको बिहार का उप नवाब नियुक्त किया। लेकिन वह नाम मात्र का प्रशासक था, बिहार का जो देखरेख जो होता था, क्योंकि बिहार देखिए बंगाल के क्षेत्र में ही पहले का था कि बिहार भी बंगाल का अधीन ही था, लेकिन वह नाम मात्र का प्रशासक था। जबकि वास्तविक सत्ता बिहार के नायब नाजिम राजा राम नारायण के हाथों में थी। जो बताए हैं ना कि नायब जो राजा जो राम नारायण, तो इससे पहले देखे थे ना, तो इसी के साथ में मतलब कि हाथ में वास्तविक सत्ता जो किसके पास था, तो राम नारायण के हाथों में थी। इलाहाबाद की संधि ये कब होता है, बताए हुए थे कि बक्सर का जब लड़ाई हुआ था 1764 में, इसके बाद 2 संधि होता है इलाहाबाद की संधि, एक 12 तारीख एक 16 तारीख के। तो 12 इसमें क्या हुआ कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 2 उप दीवान नियुक्त किया। 2 उप दीवान जो है ये नियुक्त किया। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खां, इसमें स्टार लगाइएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का उप नवाब यानी कि उप दीवान किसे मतलब कि नियुक्त किया गया था, मोहम्मद राजा खान। और बिहार के लिए सिताब राय को, ये सब नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अली गौहर जिसका वास्तविक नाम क्या था, तो शाह आलम द्वितीय ने 1760 में पटना में घेरा डाला। कहाँ, तो पटना में ये घेरा डाला शाह आलम द्वितीय 1760 में।
पटना में घेरा डाला, ये उत्तर मुगल काल का ये सब शासक है, शाह आलम द्वितीय सब पढ़ते हैं ना, क्योंकि 1707 तक जो अंतिम था औरंगजेब, इसका मृत्यु हो जाता है, इसके बाद में उत्तर मुगल काल शुरू होता है। तो 1760 ही में क्या हुआ कि ये पटना में घेरा डाला, लेकिन कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उसे क्या किया कि मार भगाया, यहाँ से भगा दिया। अलीगढ़ का जो अभियान, बिहार अभियान हुआ 1759 में क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। अलीगढ़ का 1759 में समाप्त हो गया। बिहार पटना में घेरा डाले था और 1959 में ही ये समझिए कि अंतिम तरह से ये समाप्त हो गया था। मुगल साम्राज्य आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद अली गौहर ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर अंग्रेजों का सहयोग लिया। अब इसका जो क्या नाम था, तो शाह आलम द्वितीय। ये क्या किया, 1757 के लड़ाई के समय, बक्सर के लड़ाई के समय, अब मुगल शासक कौन थे, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो शाह आलम द्वितीय। ये सब पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन याद आ रहा है ना, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। तो मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि अली गौहर, जिसका नाम क्या था, तो शाह आलम द्वितीय ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार के लिए अंग्रेजों का सहयोग लिया। अंग्रेजों से ये क्या किया कि ये सहयोग लिया। पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री में अली गौहर का क्या हुआ कि राज्याभिषेक हुआ। पटना का जो यानी कि शाह आलम द्वितीय का, इसका पटना में अंग्रेजों की जो फैक्ट्री था, इसमें इसका राज्याभिषेक हुआ। 1760 ईस्वी में मीर जाफर के स्थान पर अब कौन बन गया, बंगाल का नवाब, तो मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। किसके द्वारा, तो अंग्रेजों के द्वारा नवाब बना दिया गया। नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। कहाँ स्थापित किया, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया। किसने, तो मीर कासिम ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगा लीजिए, पूछा जाता है। आगे है 1764 ईस्वी में सेना के साथ मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और भगोड़े मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना की मुठभेड़ कहाँ हुआ, तो बक्सर में हुई। इसमें ये तो पढ़ा चुके हैं बक्सर के युद्ध में, लेकिन देख लीजिए एक बार, इसमें क्या था, तो अंग्रेजी सेना के साथ मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और भगोड़े जो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का संयुक्त सेना की मुठभेड़ कहाँ हुआ, तो बक्सर में हुआ, जो इतिहास में बक्सर युद्ध के नाम से जाना जाता है। सर हेक्टर मुनरो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। ये अंग्रेजी सेना का कमान जो है हेक्टर मुनरो के द्वारा संभाला जा रहा था। इसमें तीनों शासकों की संयुक्त सेना क्या हो गया कि पराजित हो गया। किससे पराजित हो गया, तो अंग्रेजों से पराजित हो गया। और ये इस युद्ध के बाद ये निश्चित तय हो गया कि अब अंग्रेज भारत से काफ़ी लंबे समय तक राज करने वाले हैं। इसमें तीन शक्तिशाली जो शासक था, ये तीनों के एक साथ यहाँ हार हो गया था। बक्सर युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी, यानी कि लगान, दीवानी जो होता है लगान वसूलने का जो अधिकार होता है, ये किसे सौंप दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया, क्योंकि इसमें तो हार चुका था आलमगीर। लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में बंगाल और बिहार में द्वैध शासन लागू किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि किसके द्वारा, तब 1765 में बंगाल में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। बक्सर युद्ध के एक साल बाद इसमें क्या कर दिया गया, तो बंगाल के क्षेत्र में और बिहार के क्षेत्र में द्वैध शासन लागू किया। सर लियोनेल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया पढ़ा रहे थे उसमें भी बता चुके थे। इस समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जनक कहा जाता है। इस समय बिहार का प्रशासन मिर्जा मोहम्मद कजीम खां, यानी कि मीर जाफर का जो भाई था, के पास था। यानी कि इस समय, यानी कि द्वैध शासन के समय किसके पास था, तो मिर्जा मोहम्मद कासिम, यानी कि जो मीर जाफर का जो भाई था, इसके पास था। तथा इसकी सहायता के लिए एक उप सूबेदार धीरज नारायण कौन था, जो राजा जो देखे हैं ना, राम नारायण, तो इसी का भाई था। राजा राम नारायण का जो भाई था क्या था, तो धीरज नारायण। मीर जाफर को नियुक्त किया था, किसके द्वारा, तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को नियुक्त किया। लेकिन इस समय जो प्रशासन था किसके हाथ में आ गया, बक्सर के युद्ध के बाद मिर्जा जाफर, यानी कि मिर्जा मोहम्मद कजीम खां था, इसके हाथ में यह आ गया प्रशासन बिहार का। और इसके सहायता के लिए उप दीवान जो था, उप सूबेदार, ये कौन था, तो धीरज नारायण, जो किसका था, तो राजा राम नारायण का भाई था। ये बताए थे ना कि राजा जानकी रमन के पश्चात कौन सा राजा बना था, तो राम नारायण को दीवान, यानी कि प्रधानमंत्री बिहार का बनाया गया था। तो ये समझिए, ये राजा राम नारायण का भाई राजा धीरज नारायण उप सूबेदार था। किसके सहायता के लिए, तो कजीम खां के सहायता के लिए। ये सब समझते जाइएगा, नहीं तो काफ़ी डिटेल्स है, यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन रहता है, इसलिए यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्लाइव ने सितंबर 1765 में कजीम खां को पद से हटाकर उसके स्थान पर धीरज नारायण को नियुक्त कर दिया। जो मिर्जा जाफरबा का जो भाईबा था, क्या नाम था एकर, तो कजीम था, तो इसको हटा दिया, कहा कि हटो, तुमसे काम धंधा ठीक से नहीं हो रहा है। जो धीरज नारायण था, क्या था, तो राजा का राम नारायण का जो भाई था, उसको क्या किया कि आप काफ़ी शक्तिशाली था, तो काफ़ी अच्छा था ये, मतलब कि शौर्य बल सब कुछ में इसके काफ़ी तेज था। तो इसको क्या किया कि बिहार का ये, उसके स्थान पर धीरज नारायण को क्या कर दिया गया, तो इसको नियुक्त कर दिया। राजा राम नारायण और सिताब राय,
बिहार के महत्वपूर्ण उपप्रांतपतियों में से थे। देखिए राजा राम नारायण और सीताब राय, जिसको सीताब राय अभी बताए हैं कि कहाँ, तो बिहार का क्या, तो किसके द्वारा, तो इलाहाबाद रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बिहार का भी बताया ना कि मोहम्मद रजा खां को कहाँ, तो बंगाल में, और सीताब राय को कहाँ, तो बिहार के दीवान नियुक्त किया गया था, किसके, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो राजा राम नारायण और सीताब राय बिहार के दो महत्वपूर्ण उप प्रांतपति में से थे। ये सब काफ़ी अंग्रेजों के लिए काफ़ी ये अच्छा काम कर रहे थे। तो सीताब राय और राजा राम नारायण ये दो नाम महत्वपूर्ण उपप्रांतपति में से थे, महत्वपूर्ण नाम है ये। कह रहा है कि पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री जो व्यापारिक केंद्र था का मुख्य अधिकार मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सीताब राय के साथ एक प्रशासन मंडली का सदस्य 1766 में नियुक्त किया गया। मतलब कि अंग्रेजों के द्वारा इसको मतलब कि काफ़ी मतलब कि अच्छा इसको नियुक्त किया गया, काफ़ी प्रशासन मंडली में इसको 1766 में, किसे, तो धीरज नारायण और सीताब राय को इसको नियुक्त किया गया, किसके, तो मिडल्टन जो अंग्रेज अधिकारी थे इसके द्वारा। तो कहाँ पर, तब यहाँ करा, देखिए एक बार और इससे देखिए, तो पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री यानी कि जो व्यापारिक केंद्र था पटना में, तो वहाँ के मुख्य अधिकारी जो कौन थे, तो मुख्य अधिकारी मिडल्टन के को राजा धीरज नारायण और राजा सीताब राय के साथ एक प्रशासन मंडली का सदस्य 1766 में क्या किया गया, तो नियुक्त किया गया। ठीक है, कह रहा है कि धीरज नारायण को 1767 में हटा करके, अब जो धीरज नारायण था तो इसको हटा करके 1767 में सीताब राय को जो उप दीवान जो नियुक्त किया गया था, सीताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। अब नायब जो दीवान था ये किसे, सीताब राय को बनाया गया तथा टॉमस रम्बोल्ड को पटना फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी क्या कर दिया गया, तो नियुक्त कर दिया गया 1767 में। ये बताए थे ना कि पहले ही इसी समय मतलब कि किसके द्वारा, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये इसका दीवान नियुक्त किया गया था। ये पहले ही बता दिए थे कि किसे, तो मोहम्मद रजा खां को बंगाल को, सीताब राय को बिहार का ये किया गया था। तो धीरज नारायण को 1767 में, और इसे मतलब कि कब, तो 1767 में इसी किसे, तो सीताब राय को क्या कर दिया गया, दीवान बना दिया गया। और दोनों को मतलब धीरज नारायण को और दोनों को मतलब कि अच्छा काम करता था तो दोनों को किया गया था, लेकिन दीवान जो बनाया किसे बनाया था, सीताब राय को बना दिया। सिंपल अर्थों में समझिए तो कह रहा है कि बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन, तो इसमें किसका हुआ था, तो बस एक नाम याद रखिएगा, PDED। ठीक है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और उसके बाद में डेनिश, इसका एक क्रम है PDEDF। जो PDED याद रखिए, बस 4 यहाँ तक याद रखिए, उसके बाद हो जाएगा काम। कहता है कि सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन प्रारंभ हुआ। किसका आगमन प्रारंभ हुआ, तो यूरोपीय व्यापारियों का आगमन जो है ये प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में बिहार के सूरा व्यापार का डच व्यापारियों का प्रभुत्व था। सूरा व्यापार के लिए मुजफ्फरपुर का आसपास का जो क्षेत्र है ये सब काफ़ी प्रसिद्ध था। तो प्रारंभ में जो सूरा से क्या होता था, इसके बारूद उरूद में बनाने का इसका उपयोग होता था। तो डच व्यापारियों का प्रारंभ में इस पर प्रभुत्व था। बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली है। सबसे पहले कौन है, तो पुर्तगाली है। देखिए आधुनिक बिहार का अगर सेपरेट अगर क्लास कहीं से कर रहे हैं तो लगभग इसमें इसे पूरा करने में कम से कम 15 से 20 दिन लग जाता है। 1 महीना का भी समय कोचिंग वगैरह समय ले लिया जाता है। 2 से 3 पार्ट में इसको कंप्लीट करा दे रहे हैं। कह रहा है कि बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली है। कौन है, तो पुर्तगाली है। पुर्तगाली हुगली के जलमार्ग से कहाँ आए थे, तो ये हुगली जो है जलमार्ग से, जो पटना दिल्ली कोलकाता में है, तो यहाँ से जलमार्ग से कहाँ है, तो पटना है। पुर्तगाली अपने साथ जो है मसाला, चीनी, मिट्टी के बर्तन इत्यादि लेकर के आए, मतलब कि आते, और तथा वो पटना के सूती वस्त्र ले आते थे। क्या होता था कि ये अपने साथ मसाला, चीनी, मिट्टी के बर्तन इत्यादि लेकर आते और वे पटना से क्या होता था कि सूती वस्त्र ले जाते थे। डच कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो 1632 ईस्वी में हुआ था। ये स्टार लगाइए, क्वेश्चन पूछा जाता है। डच फैक्ट्री के इस समय पटना कॉलेज के उत्तरी हिस्से की इमारत है। अभी इस समय जो है पटना कॉलेज का जो उत्तरी इमारत जो है हिस्सा है, ये पहले डच फैक्ट्री का ही था। ये जॉब चरनाक, कुछ नाम याद आ रहा है जॉब चरनाक को, इसमें नाम याद आ रहा है, इतिहास से पढ़ाए हुए थे मॉडर्न इंडिया, तो इसमें यहाँ नाम आया था। ये कौन थे, तो मतलब क्या भूल रहे हैं, कोलकाता शहर का स्थापना किसके द्वारा, तो जॉब चरनाक के द्वारा ही किया गया हुआ था। लेकिन अब कलकत्ता सरकार के द्वारा ये क्या कर दिया गया, तो इसको मतलब कि हटा दिया गया है 1693 में। उसी समय अब 2003 में ये स्थापना कब किया था, 93 में किया, और 2003 में कलकत्ता सरकार के द्वारा मतलब कि हाई कोर्ट के द्वारा जहाँ जहाँ इसका नाम लिखा गया था कि कोलकाता हाई मतलब कि शहर के संस्थापक ये है, उस किताब से इसका नाम ही हटा दिया गया है। अब ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तब कह रहा है कि 1664 में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया। किसे, तो जॉब चरना को। कहाँ, तो पटना फैक्ट्री का इसको प्रधान बनाया गया। वह इस पद पर कब तक रहा, तो 1680 ईस्वी तक रहा। सर जॉन मार्शल, ये एक
ये समझ डॉक्टर था ये। इस दौरान जॉब चरनाक के अधीन ही कार्य किया। सर जॉन मार्शल जो था इस दौरान किसके तो चरनाक के अधीन ही काम किया। कह रहा है कि बिहार में सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा 1680 में अंग्रेजों के व्यापार पर 3.5% कर लगाने से क्षुब्ध होकर के जॉब चरनाक ने हुगली शहर को 1686 में लूट लिया। हुगली जो शहर था कलकत्ता के, बिहार का सूबेदार उस समय कौन था, शाइस्ता खां द्वारा 1680 में अंग्रेजों का जो कंपनी था इसके व्यापार पर 3.5% कर लगा दिया, जिससे ये क्या हो गया, इसको मतलब कि अच्छा नहीं लगा जॉब चरनाक को। तो इसने हुगली शहर पर क्या कर लिया, 1686 में ये मतलब कि कब्जा कर लिया, लूटपाट किया वहाँ से। फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार और बंगाल में व्यापार करने के लिए 1717 में पुनः स्वतंत्रता प्रदान की। तब फर्रुखसियर के द्वारा ये कब, तो 1717 का, इसे अंग्रेजों का मतलब श्वेत मैग्ना कार्टा, ये काफ़ी मतलब कि अंग्रेजों के लिए ये फायदा सिद्ध हुआ। पटना फैक्ट्री को अंग्रेजों ने 1718 में पुनः खोल दिया। पटना जो फैक्ट्री था अंग्रेजों ने इसको क्या किया, 1718 में पुनः खोल दिया। इस दौरान कंपनी ने व्यापार में घूसखोरी की प्रथा को प्रारंभ किया। क्या किया कि कंपनी ने व्यापार में जो है घूसखोरी प्रथा को आरंभ कर दिया। नवाब अलवर्दी खां के दबावों के कारण पटना फैक्ट्री 1750 में क्या हो गया कि पुनः बंद हो गया। अलवर्दी खां के 1740 में बना था, नवाब बना ये बंगाल का, तो इसके दबाव में क्या हुआ कि 1750 में पुनः बंद कर दिया गया। लेकिन हॉलवेल के प्रयास करके 1755 में पटना फैक्ट्री को क्या कर दिया गया कि पुनः शुरू करा दिया गया। हॉलवेल नाम याद आ रहा है, इसने ही क्या किया था, जो कालकोठी के घटना है इसका वर्णन किसके द्वारा, तो हॉलवेल ने ही बताया था कि ऐसे ऐसे हुआ है। बिहार में यूरोपीय कंपनियां, तो इसमें पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेन, तो बताए थे कि PDE से मतलब कि अंग्रेज, याद रखिए इंग्लिश, और डेन PDED तो पुर्तगाली कंपनी कब, तो स्थापना इसका 17वीं सदी के पूर्वार्ध में, और डच 1632 में बिहार में कर रहा है कि, और अंग्रेज फैक्ट्री जो 1651 में, और डेन जो है 1774 में। इसका उत्पादन जो होता था, उत्पाद तो सूती वस्त्र के लिए पुर्तगाली थे। डच जो था नीदरलैंड, अभी वर्तमान नाम नीदरलैंड, अनाज, स्वरा, सूती वस्त्र का ये उत्पाद यहाँ से करता था। और ब्रिटिश जो है नील सूती वस्त्र, और डेन जो था ये सूती वस्त्र। अस्मरणीय तथ्य एक दृष्टि में 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में ही हुआ था। कहाँ हुआ था, तो फर्रुखसियर का जो राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो पटना में ही हुआ था। इसके बाद उसने आगरा में जहांदार को पराजित कर मुगल सिंहासन पर बैठा। इसका जो यहाँ जो राजकुमार था तो यहाँ ही राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद में आगरा का जो जहांदार साथ कहा पराजित करके मुगल सिंहासन पर ये बैठ गया और पूरा बादशाह बन गया। बिहार में सूबेदार सैयद हुसैन अली खां और उसका भाई अब्दुल्ला खां को सैयद बंधु के नाम से, इसके क्या है, सैयद बंधु है ये दोनों, तो इसको शासक निर्माता के रूप में प्रसिद्ध थे। स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार का जो सूबेदार सैयद हुसैन अली खां क्या था, तो ये सूबेदार था बिहार का, क्या, तो सैयद हुसैन अली खां, और उसका भाई जो था अब्दुल्ला खां, इसको शासक निर्माता के रूप में ही जाना जाता है। उत्तर मुगल काल में ये सब काफ़ी देखने पढ़ने को मिलता है। 1763 में मीर कासिम ने पटना में गिरफ्तार 148 कैदी मतलब मीर कासिम 1763 में क्या हुआ था, मीर जाफर के बाद तो फिर मीर कासिम बना हुआ था। तो मीर कासिम क्या किया कि पटना में 148 कैदियों को गिरफ्तार जिसमें अंग्रेज एजेंट एलिस भी था, उसका क्या कर दिया कि हत्या करवा दिया। कब, 1763 में। यह घटना पटना हत्याकांड के नाम से विख्यात है। उसके बाद में इसके 1 साल के बाद क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध 64 में हुआ था। ठीक है, तो जिसमें क्या हुआ कि ये हार गया मीर कासिम। ये सब देखे हैं ना कि अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और ये बंगाल ये नवाब जो था, ये सब इसमें तीनों हार जाता है। तो 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बक्सर युद्ध के बाद क्या हुआ कि इलाहाबाद की संधि की, जिसके शर्तों के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन पीछे भी दिया गया था। आगे कह रहा है कि थोड़ा उसमें पीछे में बताया हुआ था ना ये कि दीवानी कब प्रदान किया गया। तो 12 अगस्त 1765 को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में 1770 में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से एक लगान परिषद का गठन किया गया। कब, तो 1770 में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का एक लगान परिषद का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में, तो जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में किया गया। सर जॉन शोर की अस्थायी बंदोबस्त को बिहार के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लागू किया गया।
ये सर जॉन शोर का ये जो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था था, इसी को बृहत रूप में किसके द्वारा था, कॉर्नवालिस को 1793 में क्या कर दिया गया, तो लागू कर दिया गया। अस्थायी बंदोबस्त का जनक अगर पूछा जाए तो सर जॉन, लेकिन यहाँ जो होता है 1796 में 93 में किसके द्वारा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया, जिसे संपूर्ण बिहार पर लागू कर दिया गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईस्वी में बिहार की दीवानी प्राप्त हो गया, तो उसके बाद बिहार का प्रशासन चलाने के लिए नायब मतलब किसे, तो नाजिम अथवा उपरांतपति का क्या किया गया, तो ये पद बनाया गया। 1765 में किसका अधिकार हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। उसके बाद प्रशासन चलाने के लिए क्या किया, तो नायब या नाजिम अथवा उपरांतपति का क्या किया, ये पद बनाया। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े होंगे, उसमें यहाँ से देखिए उससे एक साल पहले क्या हुआ, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने सिताब राय को, नाम याद है, सिताब राय जो दीवान बनाया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, बिहार का दीवान किसे नियुक्त किया गया था, तो ये किसे, तो सिताब राय को। और बताइए बंगाल का किसे, बताए हुए थे, अभी ना बताए हैं, मोहम्मद राजा खां को, ऐसा नाम याद होना चाहिए। तो सिताब राय को क्या कर दिया, अपदस्थ कर उसके पुत्र कल्याण सिंह को क्या किया, किराया ये मतलब कि प्रांतपति की उपाधि प्रदान किया। राय रायन की उपाधि किसके द्वारा दिया गया, तो इसका जो पुत्र था कल्याण सिंह को दिया गया, किसके द्वारा, तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। कह रहा है कि 1770 ईस्वी के बाद 1783 में पुनः बिहार में क्या हुआ कि अकाल पड़ा। क्या हुआ कि यहाँ 1770 और 83 में यहाँ अकाल पड़ा। इसके 13 साल बाद, पहले जो आया था 70 में आया, उसके बाद 83 में, यानी कि 13 साल बाद पुनः अकाल पड़ा। इस समस्या का समाधान के लिए अनाज भंडारण के लिए पटना में क्या हुआ, तो गोल घर का निर्माण हुआ। पटना 1822 से 1868 ईस्वी तक क्या था कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। किसका केंद्र था, तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहावी कब, तो 1822 से लेकर के 1868 ईस्वी तक बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था, तो पटना था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पटना पर इस पर स्टार लगा लीजिएगा। बहावी आंदोलन एक मुस्लिम समाज सुधारक आंदोलन था। ये कैसा था, तो मुस्लिम समाज सुधारक आंदोलन था, जिसके प्रवर्तक जो थे ये कौन थे, तो सैयद बहाव थे। लेकिन अगर पटना में पूछा जाए तो विलायत अली और इनायत अली, विलायत अली और ये इनायत अली इस आंदोलन में क्या हुआ, तो अग्रणी भूमिका थी। बहावी के अनुयायी अपने आप को क्या कहते थे, तो अहले हदीस कहते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहावी के अनुयायी अपने आप को क्या कहते थे, तो अहले हदीस कहते थे। 1770 में बिहार का पूर्णिया जिला सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। किस साल, तो 1770 का जो बिहार का जो पूर्णिया जिला था, यह सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। अभी 2 पेज ही कंप्लीट किए हैं, 32 पेज है, यानी कि एक पेज में 13 से 15 मिनट समय लग रहा है। समझा करके पढ़ाने में काफ़ी समय लगता है। खैर कोई बात नहीं, सीधे पढ़ा दे और आप लोग को समझ नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है इससे। कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से लेकर के अंग्रेजों की स्वतंत्रता दिलाने में बिहार साक्षी रहा। ठीक है, कह रहा है कि बिहार में मतलब कि ब्रिटिश शासन की स्थापना से लेकर के अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने तक में क्या रहा कि बिहार जो है ये साक्षी रहा। चाहे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन हो अथवा विशुद्ध संवैधानिक संघर्ष, उग्र क्रांतिकारी विस्फोट हो या फिर महात्मा गांधी के अनुप्रेरक नेतृत्व में सत्याग्रह, सभी में बिहार का महान योगदान रहा। ठीक है, ये लाइन को अगर लिख दीजिएगा बीपीएससी मेंस में तो पढ़ने वाला का दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो लाइन है ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको पेन डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मेंस जब लिखना होगा, क्योंकि टारगेट रखिए कि फाइनल सिलेक्शन, नहीं कि सीधे मतलब कि पीटी पास कर लेना है और मेंस में मतलब कि हो ही नहीं। तो मेंस में ये सब लाइन लिखने के बाद पढ़ने वाला जो होता है इसमें काफ़ी अच्छा नंबर देता है। 1857 ईस्वी का विद्रोह और बिहार। भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के बाद प्रथम सशक्त जन आंदोलन जो था 1857 का क्या था, तो ये विद्रोह था, प्रथम जन सशक्त आंदोलन। इस पर ध्यान दीजिएगा। भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के बाद प्रथम सशक्त जन आंदोलन, ये भी क्वेश्चन को पढ़ाए थे, तो 1857 का ये विद्रोह था। इस पर स्टार लगाइए, इसमें पूरा जनता भाग मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से भाग इसमें लिया। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ जो होता है 10 मई 1857 को, कहाँ से, तो मेरठ छावनी से हुआ था। बिहार में भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। बता सकते हैं कि 1857 का क्रांति की शुरुआत बिहार में कहाँ से हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप लोग को पता है तो, ठीक है, नहीं तो हम आगे बता देंगे। कह रहा है कि दिसंबर विद्रोही सितंबर अक्टूबर 1857 में सासाराम तथा रोहतास के आसपास कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह से मिल गए। क्या हुआ कि सितंबर और अक्टूबर में 1857 में जो सासाराम तथा रोहतास के आसपास कुंवर सिंह के भाई, क्या नाम है, तो अमर सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ये, नाम याद रखिएगा, अमर सिंह। ये क्या हुआ कि जाकर के इससे मिल गए, जो विद्रोही थे ये सासाराम और रोहतास के आसपास जो कुंवर सिंह के भाई से, किससे, तो अमर सिंह से जाकर के मिल गए।
पटना में 3 जुलाई 1857 को एक व्यापक विद्रोह एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में आरंभ हुआ। तो पटना में ये आरंभ हुआ कब? तो 3 जुलाई को। ठीक है, तो ये किसके द्वारा? तो पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में आरंभ हुआ। इस पर स्टार लगा लीजिए। ये पटना में हुआ, लेकिन बिहार में अगर पूछा जाए तो उस समय जो है 12 जून लिखिए। कब? तो 12 जून 1857 को। कब? तो 12 जून 1857 को रोहिणी, यानी कि जो रोहिणी जगह था देवघर जिला, उस समय बिहार में ही ना था ये देवघर, तो वहाँ से इसका शुरू हुआ था। किसके द्वारा? तो इसमें अमानत अली, समानत अली, शेख बारो, ये सब क्या किया? तो अंग्रेज से ये सब बगावत करके वहाँ का जो अफसर था उसको मार दिया था। इस जुर्म में इस सबको मतलब कि 16 जून 1857 को, इसके 4 दिन बाद इस सबको क्या कर दिया गया कि एक आम का जो पेड़ था उसी पर लटका करके इसको फांसी दे दिया गया। इस तरह क्या हुआ कि ये जो आंदोलन था पूरे मतलब कि बिहार में उग्र रूप धारण कर लिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रोहिणी याद नाम रखिएगा, देवघर रोहिणी। तो 3 जुलाई 1857 को एक व्यापक विद्रोह कर पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में आरंभ हुआ। यह पटना में हुआ था। कह रहा है कि बिहार में अफीम व्यापार के एजेंट, ये अफीम व्यापारी के जो एजेंट था लोयल ने इस विद्रोह को दबाना चाहा। ये जो सोचा कि इस विद्रोह को हम दबा देते हैं, लेकिन अपने सैनिकों के साथ ये क्या हुआ कि ये मारा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा मतलब कि 1857 के क्रांति में पटना में मारा गया। तो ये अफीम व्यापारी था, ये उसका एजेंट था, यानी कि व्यापार का करता था, उसका एजेंट था ये एजेंट लोयल। अपने साथ ये काफ़ी अंग्रेजों का ये साथ देता था। तो इसी के साथ ये भी सोचा कि हम विद्रोह को दबा देते हैं, लेकिन ये मारा गया। और पटना का कमिश्नर जो था ये विलियम टेलर ने विद्रोह के दमन में कठोर उपाय किए। अब विलियम टेलर उस समय जो पटना का कमिश्नर था, पूछा जाता है क्वेश्चन, नाम याद है, इंपॉर्टेंट करके रखिए इसे। विलियम टेलर कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर ने इस विद्रोह के दमन में कठोर उपाय किए, मतलब कि कठोर रणनीति अपनाया कि विद्रोह को अब इसको शांत कर देना है। इसके तहत क्या हुआ कि एक दिन के बाद 3 जुलाई से तो ये शुरू हुआ था पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में। उसके एक दिन के बाद क्या हुआ कि 4 जुलाई को संपूर्ण पटना नगर में क्या कर दिया, ये तलाशी लेना शुरू कर दिया और चारों बगल काफ़ी मतलब कि कठोर कार्रवाई करना ये शुरू कर दिया। कह रहा है कि 4 जुलाई को संपूर्ण पटना नगर की तलाशी हुई। कहाँ? तो 4 जुलाई को संपूर्ण पटना नगर की तलाशी हुई तथा सरकार के स्थानीय अधिकारियों ने अन्य दमनात्मक कार्रवाई भी की, मतलब कि काफ़ी मतलब कि दमनात्मक कार्रवाई किया। पीर अली को गिरफ्तार कर लिया गया, जो पुस्तक विक्रेता था पीर अली थे, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। 4 जुलाई को गिरफ्तार हुआ और 19 जून को टेलर के 4 जुलाई, और इससे पहले 19 जून को क्या हुआ था कि टेलर ने पटना के 3 प्रतिष्ठित मुसलमानों, यानी कि इससे पहले, इसको तो 4 जुलाई को किया, लेकिन इससे पहले 19 जून को पटना का जो 3 प्रतिष्ठित मुसलमान था, जिसमें नाम क्या था, तो मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और नयाजुल हक को धोखे से बंदी बना लिया था। इस सबको क्या किया था कि धोखे से बंदी बना लिया था। पुस्तक विक्रेता पीर अली को फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, 25 जुलाई 1857 को बीच चौराहे पर मतलब कि सब टांग दिया जाता है पटना में ही। 25 जुलाई, क्योंकि इससे काफ़ी मतलब कि भय हो और मतलब कि जो ये आंदोलन जो उग्र हो रहा है ये शांत हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आंदोलन जो है उग्र होता ही चला गया था, क्योंकि इसके बाबू कुंवर सिंह के मतलब कि कमान संभाल लिए। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में भी कुछ अंग्रेजी अधिकारियों को विद्रोही सैनिकों ने क्या कर दिया, तो हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर का भी केंद्र जो है ये 1857 के क्रांति में काफ़ी फेमस रहा। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज अधिकारियों को विद्रोही सैनिकों ने क्या कर दिया कि हत्या कर दिया। 25 जुलाई को ही दानापुर छावनी के 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कब? तो 25 जुलाई को दानापुर छावनी के, कहाँ? तो दानापुर छावनी जो ये पटना के आसपास जो है ना दानापुर, यहाँ के छावनी के 3 रेजिमेंटों ने सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और अगले दिन शाहाबाद जिला में क्या कर गया, तो ये प्रवेश कर गया। वहाँ जगदीशपुर के वीर योद्धा, क्या नाम था, तब बाबू वीर कुंवर सिंह के सुयोग्य नेतृत्व में ब्रिटिश राज को एक सुसंगठित चुनौती का सामना करना पड़ा था। यहाँ का जो कमिश्नर जो बताए थे ना विलियम टेलर, ये कहा हुआ था कि बाबू वीर कुंवर सिंह को कि आकर के हम मतलब कि पटना में आकर के हमसे भेंट कीजिए, मतलब कि बात कीजिए इस मैटर पर। लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह जानते थे कि मतलब कि अगर वहाँ गए तो ये धोखे से हमको मरवा भी सकता है। गए ही नहीं, कहे कि अब लड़ लो, आओ आकर के फरिया लो। अकेले मतलब कि पूरे भारत में जो युद्ध हुआ था बाबू वीर कुंवर सिंह, कब? तो 75 वर्ष की आयु में ये योद्धा थे ऐसा का, जो पूरे मतलब कि काफ़ी शक्तिशाली, अंग्रेजों के दांत खट्टा कर दिए हुए थे। इसमें सुयोग्य नेतृत्व में ब्रिटिश राज को एक सुसंगठित चुनौती का सामना करना पड़ा था। 30 जुलाई को कंपनी सरकार ने सारण, चंपारण, पटना, मुजफ्फरपुर और शाहाबाद जिले में क्या कर दिया था, मार्शल लॉ लागू कर दिया। कब? तो 30 जुलाई को। कहाँ मार्शल लॉ लागू हो गया था? सारण में, चंपारण में, पटना में, मुजफ्फरपुर में, शाहाबाद जिलों में। इसमें क्या हो गया, तो मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान मुंगेर क्षेत्र अप्रभावित रहा। यह क्वेश्चन BPSC प्री में पूछा गया है।
चार गो 5 गो ऑप्शन दे देगा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर, आरा, ये सब दे देगा, वो सब प्रभावित था। लेकिन कौन सा क्षेत्र, केवल 1, केवल 2, केवल ऐसा ऑप्शन आता था, केवल 5 ऐसा ऑप्शन जिसमें देखिएगा मुंगेर जो क्षेत्र था ये अप्रभावित था। तो जबकि इस विद्रोह का केंद्र आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर ये सब आदि था किसका, 1857 का। आरा था, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर ये सब थे। बंगाल आर्टिलरी का एक मेजर जो है विसेंट आयर, इलाहाबाद जाते हुए आरा पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, तो विसेंट आयर जो है, इसका नाम याद रखिएगा। बंगाल आर्टिलरी का एक मेजर था ये। उसने बीबीगंज, मतलब कि आरा के बीबीगंज से 2-3 अगस्त का कुंवर सिंह की सेना के साथ भीषण युद्ध हुआ। वहाँ पर क्या हुआ कि भीषण युद्ध हुआ। तदुपरांत क्या हुआ कि आरा पहुँच करके अंग्रेजों जो था उसको मुक्त करा दिया। जो अंग्रेज जो इस सबका जो बंदी बना करके रखा गया हुआ था उसको मतलब मुक्त कराया। 12 अगस्त को आयर ने, तो कौन, तो विसेंट आयर ने जगदीशपुर में भी विद्रोह कर दबा करके वहाँ कब्जा कर लिया। क्या हुआ कि जगदीशपुर में भी कब, तो 12 अगस्त को कब्जा कर लिया। लेकिन वहाँ से तब तक फूर हो चुके थे, रफू चक्का हो चुके थे। कौन, तो बाबू वीर कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने क्या कहा कि मैं जहाँ हूँ जगदीशपुर वहीं है। ये इंपॉर्टेंट कथन है, ठीक है, कि मैं जहाँ हूँ, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। जरूरी नहीं कि वहीं जगदीशपुर है, मैं जहाँ भी रहूँगा, जिस जगह जाऊँगा वहीं जगदीशपुर हो जाएगा। कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ, नाना साहब नाम याद आ रहा है कहाँ से का, तो कानपुर से, तो नाना साहब के साथ के साथ दिसंबर 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के साथ, तो कानपुर से सेनापति कौन था, तो तात्या टोपे थे। तो नाना साहब से, मतलब कि वीर कुंवर सिंह से तात्या टोपे भी मिलना चाहते थे। तात्या टोपे जो थे ये गोरिल्ला युद्ध अपनाते थे, छुप करके मारना है, कहाँ का ऐसा करना है, क्योंकि इसके पास साधन का अभाव था, कर क्या सकता है। अंग्रेजों के पास उस समय काफ़ी मतलब कि असला था, बारूद था, लेकिन यहाँ देसी बारूद, यहाँ तो गन नहीं था, गोला बारूद बनाना था, तो उसका तो सामने छुप करके ही करना पड़ेगा ना। तो ये तात्या टोपे गोरिल्ला युद्ध से करते थे, लेकिन दोनों का भेंट हो नहीं पाया। तात्या टोपे का और कुंवर सिंह ये दोनों मुलाकात नहीं कर पाए। कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ दिसंबर 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के साथ संघर्ष में भाग लिया। का बताए कि देखिए कैसे मतलब कि अंग्रेजों से लड़ा जाता है। नाना साहब को बताए, कुंवर सिंह बताए कि कैसे मतलब कि कौन सा तकनीक से लड़ा जाता है। मार्च 1858 में उन्होंने आजमगढ़ में अंग्रेजों का क्या किया, तो ये पराजित कर दिए, अंग्रेजों को हरा दिए। कह रहा है कि बलिया के समीप अंग्रेजों के साथ युद्ध में विजयी होने के बाद 23 अप्रैल को गंगा नदी पार करके जगदीशपुर लौटने के क्रम में कैप्टन ली ग्रांड के नेतृत्व में आई सेना को पराजित किया। मतलब कि जो कैप्टन ली ग्रांड था वहाँ आया था, लेकिन एक मतलब कि इनके एक हाथ में क्या होता है ना कि गोली लग जाता है। गोली लगने के बाद क्या होता है कि अपना एक जो हाथ है ये गंगा मैया को क्या कर देते हैं, ये समर्पित कर देते हैं, और इसके मतलब कि बुरी तरह घायल हो गए थे। और इसके 3 दिन के बाद क्या होता है, 26 अप्रैल 1858 को इसका जो होता है ये बाबू वीर कुंवर सिंह की वीरगति प्राप्त हो जाती है। और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि जब ये वीरगति को प्राप्त हुई, यानी कि जब इनका जो मृत्यु हुआ, तो उस समय ये स्वतंत्र जगदीशपुर में थे। उस समय जगदीशपुर में अंग्रेजों का कब्जा तक नहीं था। जुलाई 1858 में अंग्रेजी कुंवर सिंह के भाई, इसका भाई जो क्या था, तो अमर सिंह ने संपूर्ण शाहाबाद पर अधिकार कर जमाए रखा। मतलब कि इसका जो भाई था अमर सिंह, ये भी काफ़ी मतलब कि शक्तिशाली था, ठीक है। तो अमर सिंह ने भी क्या किया कि संपूर्ण शाहाबाद पर जुलाई 1858 तक, मृत्यु कब होता है तो 23 अप्रैल को, 26 अप्रैल को हो जाता है 1858 में। ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिए, 26 अप्रैल 1858। और जुलाई 1858 में कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने संपूर्ण शाहाबाद पर अपना अधिकार बनाए रखा। दिसंबर 1859 ईस्वी में नेपाल जाते समय वहाँ के जो महाराजा के सैनिकों ने क्या किया, अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजी सेना को सौंप दिया। बाद में इसका मृत्यु हो जाता है, दस्त पेचिश जो होता है ना, दस्त के कारण। तो 1800 महाराजा के, वहाँ का जो महाराजा थे नेपाल के, महाराजा के सैनिकों ने क्या किया, अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेज को सौंप दिया। कब, तो दिसंबर 1859 में। अमर सिंह को गोरखपुर जेल में रखा गया। कहाँ रखा गया, तो गोरखपुर जेल में रखा गया। वहाँ जो है ये पेचिश, जिसको दस्त पेचिश के कारण 5 फरवरी 1860 को इनका मृत्यु हो गया। तो ये डेट तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि अमर सिंह का मृत्यु कब हुआ, लेकिन ये बाबू वीर कुंवर सिंह का याद रखिएगा। अगर ये याद भी नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे में याद रखिए 5 फरवरी 1860 को किनका मृत्यु, तो अमर सिंह का। कहाँ, तो गोरखपुर जेल में। 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कह रहा है कि छपरा में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में लोगों ने विद्रोह किया। किसके नेतृत्व में, तो मोहम्मद हुसैन खां। कहाँ से, तो छपरा। 32वीं NI की 2 कंपनी ने भागलपुर में 9 अक्टूबर 1857 के क्या कर दिया, तो विद्रोह किया। वजीरगंज में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, वजीर सिंह के नेतृत्व में। ये सारा यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक छपरा याद रखिएगा। पटना के अंग्रेजों के द्वारा विद्रोह 3 जुलाई 1857 के हुआ, ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अंग्रेजों के खिलाफ किसके द्वारा बताया है ना, तो पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा। मुजफ्फरपुर में विद्रोह की शुरुआत जो हुआ ये 25 जून 1857 के हुआ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पटना में 3 जुलाई 1857, मुजफ्फरपुर में पूछा जाए तो 25 जून 1857। स्वतंत्रता आंदोलन के द्वितीय चरण में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार को महत्वपूर्ण माना गया। इसके लिए राजनीतिक सामाजिक जागरूक बढ़ाने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। क्या हुआ कि स्वतंत्रता आंदोलन के द्वितीय चरण में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार को महत्वपूर्ण माना गया। इसके लिए राजनीति सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के पर क्या किया गया कि मुख्य पर इस पर ध्यान दिया गया। अनेक संस्थाओं मंचों आदि के माध्यम से इस कार्य को क्या किया गया, अंजाम दिया गया। 1857 ईस्वी की क्रांति अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सकी, मतलब कि ये पूरा सफल नहीं हो सका, लेकिन उसने राष्ट्रीय पुनर्जागरण तथा स्वतंत्र चेतना की ठोस नींव रखी। कौन? 1857 की क्रांति। पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार ने नए राजनीतिक विचारों विशेषकर राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में क्या किया, तो योगदान दिया था। राजा राम मोहन राय और महर्षि दयानंद सरस्वती के समाज सुधार अभियानों को राष्ट्रीय पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार करने में बड़ा श्रेय जाता है। क्या होता है कि करने का बड़ा श्रेय जाता है, ठीक है। तो इसमें तो समझाने का कोई ज़रूरी नहीं है। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ये सब जो है राष्ट्रीय पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। राजा राम मोहन राय ने जहाँ अमानुषिक कुरीतियों के विरुद्ध लोक मानस को झकझोरा, राजा राम क्या हुआ कि जो कुरीतियाँ था इसके विरुद्ध लोगों को मतलब कि झकझोरा। वहीं दयानंद सरस्वती ने पाखंड और अविश्वास के दलदल में फंसे धसे मरणासन समाज को क्या किया, नवजीवन प्रदान किया। तो ये सब तो बता चुके थे। बॉम्बे एसोसिएशन बॉम्बे एसोसिएशन पढ़ रहे हैं, बॉयज एसोसिएशन, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 3 मार्च 1909 को दरभंगा राज के मैदान में बॉयज एसोसिएशन नाम से युवाओं के संघर्ष की स्थापना की गई। युवाओं के संघ की स्थापना किया गया। तो कहाँ किया गया, तो डेट इंपॉर्टेंट है, बॉयज एसोसिएशन। इसका स्थापना कब हुआ, तो 3 मार्च 1909, बस 1909 याद रखिए, 3 मार्च देता भी नहीं है कहीं तो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। कहीं दे देवे अब तो मतलब क्वेश्चन का लेवल हार्ड करने के लिए दे ही सकता है, क्योंकि सीट अगर किसी भी चीज़ में अगर कम रहेगा, बीपीएससी में अभी भी सीट मतलब कि ज़्यादा है नहीं 68वीं में, लगभग 350 के करीब में सीट है। तो और कैंडिडेट तो देखते हैं कि 6 लाख प्लस मतलब कि यहाँ एग्ज़ाम देने जाता है। तो ऐसे में एग्ज़ाम का जो लेवल होगा तो बढ़ेगा ही, क्वेश्चन का जो लेवल होगा तो हार्ड ही होगा। तो 3 मार्च 1909 के दरभंगा राज के कब, तो 3 मार्च 1909 को दरभंगा राज के मैदान में बॉयज एसोसिएशन नाम से युवाओं के संघ की स्थापना किया गया। अगर इसका संस्थापक पूछा जाए, बॉयज एसोसिएशन का संस्थापक याद रखिएगा श्री सूर्य नारायण वर्मा थे। कौन थे, तो श्री सूर्य नारायण वर्मा। और कमलेश्वरी चरण सिन्हा उसके संस्थापक सचिव। कौन, तो कमलेश्वरी चरण सिन्हा जो है इसके संस्थापक जो है सचिव थे। और बिहारी बनर्जी, केंत बिहारी बनर्जी, दीनानाथ झा और जगदीश्वर प्रसाद झा सरकारी सचिव थे ये। तो इसमें संस्थापक याद रखिए। अगर पूछा जाए सचिव पूछा जाए तो कमलेश्वरी चरण सिन्हा इसका सचिव हो जाएगा। बाद बाकी जो सरकारी सचिव थे इसे छोड़ सकते हैं। कहता है कि इस सभा की अध्यक्षता जो है, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बॉयज एसोसिएशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, अशफाक खां के द्वारा किया गया था, जो एक बैरिस्टर थे। बॉयज एसोसिएशन की अध्यक्षता किसके द्वारा था, अशफाक खां के द्वारा किया गया। इसका स्थापना इस क्षेत्र में राजनीति के जागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ का क्या था, तो परिचायक थी, ठीक है। आगे कह रहा है कि सरस्वती अकादमी दरभंगा में ही 1 जनवरी 1901 को सरस्वती अकादमी की स्थापना किया गया। कब, तो 1901 में। बॉयज एसोसिएशन से पहले इसका सरस्वती अकादमी का स्थापना हो गया था। यह अकादमी देश प्रेम के महान आदर्शों से अनुप्रेरित थे तथा अपने छात्रों को भी इसका प्रेरणा देता था। ये जो था अपने मतलब कि छात्र जो था इसमें जो शामिल होता था उसको मतलब कि देश प्रेम का भी ये क्या करता था, शिक्षा देता था। आगे जो नाम है कमलेश्वरी चरण सिन्हा इस अकादमी के क्या थे कि प्रणेता थे। अभी नाम देखे हैं ना, यहाँ देखिए कमलेश्वरी प्रसाद, जगदीश्वर प्रसाद झा, और एक नाम यहाँ आया था कमलेश्वरी चरण सिन्हा। बॉयज एसोसिएशन जो 1909 बना इसका ये क्या थे, तो ये सचिव थे। लेकिन यहाँ जो है ये इससे पहले 1901 में बन गया था, तो इसके प्रणेता थे। मतलब कि इसमें जो मुख्य जो बात जो बताते थे, सब कुछ जो करते थे, कौन करते थे, तो कमलेश्वरी चरण सिन्हा के द्वारा होता था। किसमें, तो सरस्वती अकादमी में। और देशभक्त राजकिशोर प्रसाद उसके सुयोग्य सहकर्मी थे। इनका किसका सहकर्मी, तो कमलेश्वरी चरण सिन्हा का, दोनों मिल करके इसको मतलब कि संचालन किया करते थे। बंग भंग आंदोलन और बिहार, यानी कि बंग भंग आंदोलन कब देखने को, तो 1905 में बंगाल विभाजन जब हुआ उस समय उसी को ना कहा जाता है बंग भंग आंदोलन, कि बंगाल के विभाजन को भंग किया जाए, तो उसी का नाम था बंग भंग आंदोलन। और बिहार, इसमें बिहार बंगाल के क्षेत्र में था। तो बिहार बताए थे कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में किया गया विभाजन।
तब बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन का बिहार के विभिन्न भागों पर प्रभाव पड़ा। क्या हुआ कि बिहार का जो विभिन्न भाग था इस पर प्रभाव पड़ा। सरस्वती एकेडमी के जो सहायक प्रधानाध्यापक क्या थे, तो यहाँ जो सहायक प्रधानाध्यापक थे सचिंद्र चंद्र चक्रवर्ती इनका नाम था, कि प्रेरणा से 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में राखी दिवस मनाया गया। क्या हुआ कि दरभंगा में जो है ये रक्षाबंधन यानी कि राखी दिवस मनाया गया। ऐसा बंगाल में भी मनाया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1906 में क्या हुआ कि मुंगेर आए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कब, तो 1906 में ये कहाँ आए, तो ये मुंगेर आए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब नाम याद आ रहा है कुछ, बताइए कमेंट बॉक्स में बताए हुए थे। और स्वदेशी आंदोलन पर एक प्रभावकारी जो है क्या है, तो ये भाषण दिए थे। कौन, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1906 में कहाँ आए था, मुंगेर आए, और स्वदेशी आंदोलन पर एक प्रभावकारी जो भाषण है ये दिए। आगे कह रहा है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस है, इस पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि इसकी स्थापना जो हुआ ये कब हुआ, तो बिहार स्टूडेंट बॉयज एसोसिएशन पूछा जाए तो 1909, और ये सरस्वती पूछा जाए तो 1901, और बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस इसका स्थापना 1906 में हुआ था। इसके स्थापना काल में ही इसने इस प्रांत में राष्ट्रवादी चेतना के उन्नयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम के तहत 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मतलब कि इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम के तहत ही 1906 में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ हुआ था, तो ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। बिहार प्रांतीय सम्मेलन थोड़ा जल्दी बता दे रहे हैं, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ समझाएंगे, क्योंकि बहुत है इसमें पढ़ाना, 32 पेज, 2 से 3 दिन लग जाएगा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन कह रहा है कि 1908 ईस्वी में सोनपुर मेला के अवसर पर नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण सभा हुई। कहाँ, तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1908 में हुआ, जो सोनपुर मेला के अवसर पर नवाब सरफराज जो था उस समय इसके हुसैन की अध्यक्षता में, किस पर, तो नवाब सरफराज हुसैन की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण सभा हुई। कह रहा है कि इसका प्रांतीय कमेटी का गठन किया गया। इसमें क्या हुआ कि बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन किया गया। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो हुआ 1908 में कहाँ हुआ था, पटना में हुआ। स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला। इसका अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन, तो सैयद हसन इमाम इसका जो अध्यक्ष थे, किसका, तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का। मजहरुल हक सहित सभी पढ़े लिखे और उच्च वर्गों के मुसलमान इसमें क्या हुआ कि सम्मिलित हुए। मुंगेर में 9 दिसंबर 1919 को 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन का सम्मेलन हुआ। ये भी मुंगेर, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सम्मेलन के एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया था। इसमें क्या था कि एक प्रस्ताव इसमें स्वीकृत हुआ जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन जो था ये प्रतिपादित किया गया। सम्मेलन में विश्वनाथ मिश्र ने ये प्रस्ताव को है प्रस्तुत किया, किसके द्वारा, जबकि रामकृष्ण शर्मा ने प्रस्ताव का कुछ संशोधन इसमें प्रस्तुत किया। ठीक है, अगर ये नहीं भी याद रहे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल्स में यहाँ से नहीं पूछा जाता है। ठीक है, बस एक बार याद रखिए कि इस पर विश्वनाथ मिश्र ने प्रस्ताव को ये प्रस्तुत किया, और इसमें कुछ संशोधन करके प्रस्ताव को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, रामकृष्ण शर्मा के द्वारा। अगर ऑप्शन में दे दिया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए तो एक बार सुने रहिएगा, तो हो सके कि राइट आंसर हो जाए। इस सम्मेलन में भाग लेने के बाद सरदार पटेल ने बिहार की यात्रा की। कौन, सरदार पटेल के द्वारा कहाँ, किसका यात्रा किया गया, तो बिहार की यात्रा की। अपनी यात्रा के क्रम में सरदार पटेल छात्रों के आमंत्रण पर कहाँ पहुँचे, तो भागलपुर कॉलेज भी गए। पृथक बिहार का गठन। मुगल काल में बिहार एक अलग सूबा यानी कि क्या, तो प्रांत था, लेकिन मुगलों के पतन के बाद यहाँ बंगाल के नवाबों का अधीन आ गया। मुगल का जब पतन हुआ गया तो क्या हो गया, तो बंगाल के नवाबों के अधीन आ गया, और ब्रिटिश शासन भी यहाँ बंगाल तक संबंध रहा, और ब्रिटिश शासन का भी कहाँ, बिहार और बंगाल से संबंध रहा। 1894 ईस्वी में प्रकाशित बिहार टाइम्स, कब इसका प्रकाशन किया गया था, 1894 में बिहार टाइम्स की पत्रिका ने सर्वप्रथम बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग रखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार को पृथक राज्य मतलब कि अलग करके, बंगाल से अलग करके एक अलग प्रांत के रूप में एक राज्य बनाने का जो मांग रखा गया, कब था, 1894 में एक प्रकाशित हुआ था बिहार टाइम्स पत्रिका, इसी में सर्वप्रथम रखा गया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम किस पत्रिका में, तो बिहार टाइम्स, इसका नाम ही है बिहार टाइम्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, बिहार के लिए अलग तो बिहार टाइम्स, अब बिहार की बारी, तो याद रखिए बिहार टाइम्स। 1906 में सर्वप्रथम किसके द्वारा, तो 1906 में सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है सच्चिदानंद सिन्हा, कुछ नाम याद आ रहा है। कांग्रेस का जो प्रथम जो अध्यक्ष बने थे, किसके, कौन बने थे, ये अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ही बने हुए थे। 1906 में सर्वप्रथम सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने पृथक बिहार की मांग प्रस्तुत किया। कब, 1906 में मांग प्रस्तुत किया, लेकिन यहाँ भी बात नहीं बना, तो दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ था वहाँ जाकर के इस बात को रखा गया। इसी वर्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये नाम याद रखिएगा, किसके द्वारा, तो इसी वर्ष यानी कि 1906 में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पटना में क्या हुआ, तो बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1908 में क्या हुआ कि पटना में प्रांतीय अधिवेशन में फखरुद्दीन द्वारा बिहार को बंगाल से पृथक रखने का प्रस्ताव रखा गया।
किसके द्वारा? तो 1908 में पटना का जो प्रांतीय अधिवेशन हुआ था, पटना में प्रांतीय अधिवेशन अभी बताया है ना ऊपर प्रांतीय अधिवेशन वाला, तो इसका जो 1908 में पटना में इसका मतलब कि प्रांतीय अधिवेशन हुआ, इसमें फखरुद्दीन द्वारा क्या किया गया? तो बिहार को बंगाल से पृथक रखने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सर्वसम्मत से क्या हो गया कि स्वीकार किया गया। तब उसके बाद में क्या हुआ कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 12 दिसंबर 1911 को। इसमें दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम, देखिए इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण का, सब वहाँ गए थे, उसमें इस बात को रखे हुए थे। बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों से बंगाल को पृथक कर नए प्रांत बनाने की घोषणा की। इसी में बिहार को मतलब कि बिहार ये जो था, अब कहा गया कि बिहार का ठीक है एक मतलब कि अलग प्रांत मतलब कि दे दिया जाएगा, बना दिया जाएगा, दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। ये सब कब? तो शाही दरबार 1911 में हुआ था, दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में। इंग्लैंड के सम्राट कौन? तो जॉर्ज पंचम। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस समय किसके शासनकाल में ये हुआ था दिल्ली दरबार का आयोजन। बताए हैं मॉडर्न इंडिया जब पढ़ा रहे थे तो इस क्वेश्चन को बता चुके थे, वहाँ दिल्ली दरबार 3 दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, सब याद होना चाहिए, यह सारा पढ़ा चुके हैं। स्मरणीय तथ्य एक नज़र में कह रहा है कि स्मरणीय तथ्य एक नज़र में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना 1906 में किया गया था। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना, यहाँ गलत है, 1909 कीजिए, 6 की जगह 9 कीजिए, गलती दे दिया है। इसकी अध्यक्षता जो है ये अस्पाक खा के द्वारा किया था, ये बता चुके हैं अस्पाक खा। सरस्वती एकेडमी 1901 में दरभंगा में ही हुआ। बिहार में बंगाल विभाजन के दौरान 16 अक्टूबर को क्या हुआ कि दरभंगा में राखी दिवस मनाया गया, ठीक है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई, बता चुके हैं। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का गठन जो है 1908 में पटना में हुआ, बता चुके हैं। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष सैयद हसन इमाम थे, ठीक है, एकदम राइट है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का प्रथम अध्यक्ष कौन? ये इस पर स्टार लगाइए, पूछा जाता है क्वेश्चन। सर सैयद अहमद इमाम थे ये। सर्वप्रथम बिहार में प्रथम प्रांत बनाने की मांग कब सॉरी तो 1894 में प्रकाशित जो पत्रिका था क्या? तो बिहार टाइम्स में ने रखी। सर्वप्रथम पृथक बिहार की मांग किसके द्वारा? था सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने प्रस्तुत की। तो यहाँ तक अब आगे जो टॉपिक है यह है बिहार राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन, उन्हें अगर ये केबीसी निर्णय को अगर खत्म कर रहे हैं तो जो मानिए बहुत मतलब कि फायदा होगा, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा बिहार स्पेशल से, आधुनिक का क्वेश्चन अधिक रहता है। इतिहास में जो आधुनिक इतिहास रहता है, भारत के इतिहास और बिहार के आधुनिक इतिहास से मिला करके अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन कब हुआ था? तो 1910 में हुआ था। इलाहाबाद अधिवेशन कब? तो ये 1910 में, ठीक है। इसमें बिहार के मजरूल हक ने बड़े ही तार्किक ढंग से मोहम्मद अली जिन्ना के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया था। तो इसमें मोहम्मद अली ने क्या प्रस्ताव रखा था ये, जबकि सैयद हसन इमाम ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। इस प्रस्ताव में था कि नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों या अन्य स्थानीय निकायों में जो पृथक निर्वाचन प्रणाली यानी कि सांप्रदायिक के सिद्धांत लागू करने का जो विरोध किया गया, समझे? नहीं ना समझे? सुनिए, सांप्रदायिक जो कब आया था? 1909 में मार्ले मिंटो का जो आया था सांप्रदायिक जो आया था। इस समय क्या था कि मुसलमानों के लिए अलग प्रांत और मुसलमाने के द्वारा ही चुनाव, ये अलग मतलब कि था। तो इसका जो 1910 में कहाँ हुआ था? इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था। इसका बता सकते हैं कि इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1910 का जो अध्यक्षता था ये किसके द्वारा किया गया था। तो इसमें मजरूल हक के मतलब कि हक ने बड़े ही तार्किक ढंग से जो मोहम्मद अली जिन्ना एक प्रस्ताव रखा था तो उसका समर्थन किए। सही बात है, इसमें जिन्ना भी जो थे ये अच्छा सोच रहे थे कि ये मतलब कि नहीं चाहिए, मतलब कि पृथक निर्वाचन प्रणाली सांप्रदायिक जो था इसका ये विरोध किए थे। कहता है कि कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में बिहार के कुल 39 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कांग्रेस का जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था इसमें कितना प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो बिहार से 39 प्रतिनिधि भाग लिए थे। 3 3 9 याद रखिए, 3 का स्क्वायर 9 मतलब कि 39 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसमें से ब्रज किशोर प्रसाद तथा द्वारिकानाथ ने न्यायिक सुधारों और स्वदेशी आंदोलन संबंधी प्रस्तावों का क्रमशः अनुमोदन और समर्थन किया, ठीक है। कौन? तब जो स्वदेशी आंदोलन जो था प्रस्तावों का समर्थन ये किया था कौन? तब ब्रजकिशोर प्रसाद और द्वारिकानाथ ने। कह रहा है कि स्वतंत्रता के से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन था। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में कितने जगह था? 3 जगह हुआ था। 27वां अधिवेशन जो हुआ था बांकीपुर पटना में हुआ था। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका अध्यक्षता रंगनाथ माधोलकर के द्वारा किया गया और 1922 में हुआ। 12-10-22 इसमें जो था इसमें, और 27-10-37 37वां अधिवेशन जो हुआ ये गया में हुआ। CR दास यानी कि चित्तरंजन दास इसका अध्यक्ष थे। और 1940 में जो हुआ यह 53वां अधिवेशन था। उस समय रामगढ़ ये झारखंड, अभी वर्तमान में झारखंड में हो गया है, लेकिन 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ झारखंड। तो 1940 में ये बिहार का ही था ना, 1940 में हुआ। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये कब? तो 1940 में इसका अध्यक्ष थे। होम रूल आंदोलन और बिहार।
नहीं हो पाएगा, 1 घंटा में 7 पेज तक जा रहे हैं, 3 से 4 दिन लग जाएगा। अच्छा देखते हैं, कोई बात नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो है। बाद में आप लोग क्या कीजिएगा, इसको डबल स्पीड पर देख लीजिएगा, क्योंकि समझाने में तो थोड़ा समय लगेगा ही। होम रूल आंदोलन और बिहार कहता है कि, और दोस्तों कुछ में देखिएगा, मतलब कि क्या बोलते हैं ये, और सब में देखिएगा तो इतना डिटेल्स में नहीं दिया गया है जितना केबीसी नैनो में डिटेल्स में दिया गया हुआ है। दृष्टि ले लीजिए, चाहे उसके बाद जो होता है लुसेंट का ले लीजिए, बिहार स्पेशल, इस सब में इतना क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, डिटेल्स में इतना है ही नहीं। एक ही उपाय है, केबीसी नैनो पढ़िए, मेंस में भी काम देगा। होम रूल आंदोलन और बिहार, 16 दिसंबर 1916 के बांकीपुर में एक सभा में होम रूल लीग स्थापित करने का निर्णय लिया गया। कब? तो 16 दिसंबर 1916 को। कहाँ? तो बांकीपुर में। होम रूल आंदोलन पढ़े हुए हैं ना, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा? बताइए कमेंट बॉक्स में, कहाँ कहाँ किसके द्वारा शुरू किया गया। अब नहीं बताएंगे इस क्वेश्चन को हम, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। कह रहा है कि बिहार में इसके अध्यक्ष महजरूल हक। कौन था महजरूल हक? कहाँ से? तो बिहार में इसका ये क्वेश्चन, जब इतिहास का जो क्वेश्चन करा रहे थे टॉप 200 क्वेश्चन, तो इसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि होम रूल आंदोलन का नेतृत्व बिहार से किसके द्वारा किया गया। तो ये महजरूल हक इसका अध्यक्ष थे, ठीक है। उपाध्यक्ष जो थे सरफराज हुसैन खां, इसका मजरूल हक इसका जो क्या थे, तो देखिए रूल इसमें नाम में आया ना, होम रूल, तो इसका अध्यक्ष बिहार में कौन था? उसी का नाम जिसके नाम में रूल होगा, तो मजरूल। इसमें खोजने का मतलब कि वहाँ ध्यान में नहीं आएगा कि क्या है, तो रूल, होम रूल, इसमें भी नाम में रूल, तो मजरूल हक, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन? तो सरफराज हुसैन खां और पुनेंद्र नारायण सिन्हा। और सचिव जो है चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण, इसका क्या थे? तो ये सचिव थे। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस ये अध्यक्ष याद रखिए, उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन खां और पुनेंद्र नारायण सिन्हा। और सचिव अगर पूछ दिया जाए तो चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ। उपाध्यक्ष 2 गो, अध्यक्ष 1 गो। उपाध्यक्ष जो पूछा जाए तो सरफराज हुसैन और पुनेंद्र नारायण सिन्हा। और सचिव पूछा जाए तो ये भी 2 गो, कई गो? तो चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण थे। होम रूल आंदोलन को बिहार में गति देने के उद्देश्य से श्रीमती एनी बेसेंट ने 18 अप्रैल और 25 अप्रैल 1918 को पटना की यात्रा की। कितना बार? तो 2 बार। कहाँ की यात्रा? तो पटना की यात्रा पूछा जाता है क्वेश्चन की, एनी बेसेंट कितने बार यहाँ पटना की यात्रा की? तो 2 बार। कब? तो एगो 18 अप्रैल और 25 अप्रैल 1918 को पटना की यात्रा की। श्रीमती एनी बेसेंट हसन इमाम और सचिदानंद सिन्हा से भी मिलती है। किसके द्वारा? तो श्रीमती जो एनी बेसेंट है हसन इमाम और सचिदानंद सिन्हा से भी मिली। महात्मा गांधी के एक सहकर्मी जो है श्री जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में कुछ स्थानीय वकीलों और व्यवसायियों के सहयोग से होम रूल लीग की स्थापना की। तो मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद, ये नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। तो मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी के सहकर्मी थे जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में कुछ स्थानीय वकीलों और व्यवसायियों के सहयोग से क्या किया? तो होम रूल लीग की स्थापना की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है। बाल मुकुंद वाजपेयी द्वारा स्वराज कथा नामक एक पुस्तिका का मतलब लिखा गया, जिसके बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और पंजाब के सरकारों द्वारा जब्त कर लिया गया। यह क्या हुआ कि बाल मुकुंद द्वारा एक स्वराज कथा नामक पुस्तिका लिखा गया, जिसको बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और पंजाब के सरकार के द्वारा क्या कर लिया गया? तो जब्त कर लिया गया। तो अगर पूछा जाए कि स्वराज कथा के लेखक, पुस्तिका के लेखक कौन? तब बाल मुकुंद वाजपेयी। कथा किसको सुनाता है? तो बालक को, तो बाल मुकुंद, यहाँ बाल मुकुंद को, ठीक है, वाजपेयी। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद देखते हैं, मतलब 1 घंटा अभी कम से कम 57 मिनट होने वाला है, तो कम 90 मिनट, कम से कम 20-30 मिनट और पढ़ा दे रहे हैं जहाँ तक हुए। कह रहा है कि बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण। बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा के आरंभिक नेता डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाबाजी ठाकुर दास थे। कौन थे? तो बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा के आरंभिक नेता में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाबाजी ठाकुर दास थे। 1906 में बाबाजी ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की। तो कौन? तो रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा? था बाबाजी ठाकुर दास के द्वारा। कब? तो 1906 में। कहाँ? तो पटना में। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना पूछा जाएगा कहाँ? तो पटना में किया गया। और मदरलैंड पर जो ये पत्रिका नामक क्रांतिकारी विचारों वाला समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। तब ये ठाकुर दास के द्वारा थोड़े हुआ। मदरलैंड नामक क्रांतिकारी जो विचार का जो पत्रिका था, ये किसके द्वारा किया गया था? तब महजरूल हक के द्वारा किया गया था। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के बदनाम जो जज है, ये पटना से, ये बदनाम जज, ये कोलकाता से यहाँ आए हुए थे, किसी को पकड़ करके कोई भी सज़ा सुना देते थे, इतना मतलब कि ये बदनाम थे। तो वहीं से मतलब कि पीछा किया गया था इसको मारने के लिए। तो इसको क्वेश्चन को भी बताए हुए थे
200 जब करा रहे थे टॉप 200 इतिहास का, तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था। मुजफ्फरपुर के बदनाम जज जो यहाँ आगे हुए थे कोलकाता से, किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किसके द्वारा, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया। लेकिन गलती से इस बम कांड के में वकील जो था प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी मारी गई। कल भी बताए थे इस क्वेश्चन को। मुजफ्फरपुर बम कांड करने के बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी रातों रात वहां से भाग गए। लेकिन अगले दिन पूसा रोड स्टेशन के नज़दीक, इस पर ध्यान दीजिएगा, पूसा रोड स्टेशन के नज़दीक अगर पूछ दिया जाए तो खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए और 11 अगस्त 1908 को क्या हुआ, तो इसको फांसी दे दिया गया 17 वर्ष की आयु में। प्रफुल्ल चाकी ने 2 मई 1908 को क्या हुआ कि पुलिस के मुठभेड़ में होने के कारण खुद को क्या कर लिया, तो गोली मार के आत्महत्या कर लिए। खुदीराम बोस युगांतर नामक एक गुप्तकारी जो क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे, युगांतर क्या था, तो यह गुप्तकारी संगठन था। 1913 ईस्वी में सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना के अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की। कब, तो 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का किसके द्वारा था, सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। कब, तो 1913 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सब। कह रहा है कि उस समय पटना का BN कॉलेज क्रांतिकारी विचारधारा का केंद्र बना था। कौन है, तो BN कॉलेज जो है क्रांतिकारी विचारधारा का केंद्र बन गया था। कह रहा है कि पूर्णिया जिला स्कूल से आए श्री अतुल चंद्र मजूमदार को भारतीय रक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। जो पूर्णिया जिला स्कूल से आया था कौन, तो श्री अतुल चंद्र मजूमदार को भारतीय रक्षा कानून के अंतर्गत क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। आगे है सुधीर कुमार, प्रफुल्ल कुमार विश्वास, श्याम नारायण झा, शिव कुमार सिन्हा तथा BN कॉलेज के प्रधानाध्यापक जो थे निपेंद्र नाथ बसु को भी सरकार क्या समझती थी, तो इस सबको भी संदिग्ध व्यक्ति समझती थी। ढाका अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य भागलपुर में सक्रिय थे। ढाका अनुशीलन समिति का जो सदस्य थे ये कहाँ थे, तो भागलपुर में सक्रिय थे। इसमें रेवती नाग सर प्रमुख थे। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम ये है, ये नाम याद रखिएगा। रेवती नाग इसमें कहाँ था, भागलपुर में सक्रिय थे। इसमें रेवती नाग सर प्रमुख थे। अमेरिका में उस वक्त अमेरिका में जो सक्रिय क्रांतिकारी थे कौन, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा अमेरिका में पढ़ाए थे ना इसको। प्रभावित स्वामी सत्यदेव ने भी बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा का प्रसार किया था। ये सब क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों के ये मतलब कि प्रेरणा स्रोत थे ये सब। स्वामी सत्यदेव एक प्रगतिशील विचार वाला कट्टर क्या था, तो ये आर्य समाजी थे। ये कट्टर विचार वाला आर्य समाजी थे स्वामी सत्यदेव। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य कौन, तो यदुनाथ सरकार ने बक्सर के युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का क्या किया, तो उपाय किया। भागलपुर में अनाथ बंधु चौधरी नामक एक बंगाली नौजवान को भारत रक्षा कानून की धारा 12 के क के अंतर्गत दिसंबर 1918 को गिरफ्तार किया गया। तो उस समय का यह धारा था कौन, तो भारत रक्षा कानून 12 के क के अंतर्गत किसको गिरफ्तार किया गया था, अनाथ बंधु चौधरी को। कहाँ से, तो भागलपुर में गिरफ्तार किया गया, एक बंगाली नौजवान को। ठीक है, कहता है रविंद्रनाथ ठाकुर को उसकी गिरफ्तारी का विरोध, रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर जो भी कहिए, इसकी गिरफ्तारी का क्या किए थे कि विरोध प्रकट किए थे। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के द्वितीय चरण, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का द्वितीय चरण, ये इसको पढ़ा करके खत्म कर दे रहे हैं ये जहाँ तक हो। कहता है कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का द्वितीय चरण ब्रिटिश सरकार के द्वारा दमन चक्र और असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देने से युवा वर्ग में असंतोष भर दिया, जिसके फलस्वरूप क्रांतिकारी राष्ट्रवाद क्या हुआ कि पुनः जोर पकड़ने लगा। ठीक है, कहता है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो दमन चक्र और असहयोग आंदोलन को क्या कर देने के, समाप्त कर देने के बाद युवा वर्ग में क्या हुआ कि असंतोष भर गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में पूरा जोर पकड़ने लगा। बिहार में 1924 के बाद के वर्षों में क्रांतिकारी गतिविधियों ने क्या हुआ, तो जोर पकड़ा। कुछ वर्षों पूर्व भी क्रांतिकारी लहर के इस समय भी भागलपुर इसका महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। भागलपुर क्रांतिकारी गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। 19 जनवरी 1927 को श्री सचिन बख्शी को बिहार की यात्रा करते समय भागलपुर में क्रांतिकारी आंदोलन के नेता होने के कारण के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया था। किसे, तो सचिन बख्शी को बिहार में यात्रा करते समय भागलपुर में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। कब, तो 19 जनवरी 1927 को। 9 नवंबर 1928 को दरभंगा, जो अभी समस्तीपुर का क्षेत्र है, यह अभी समस्तीपुर में है वर्तमान, दरभंगा के जिला अंतर्गत दलसी सराय में एक डकैती हुआ। क्या हुआ कि वहाँ डकैती हुआ। सरकार की दृष्टि से यह लगता, सरकार को लगा क्या कि ये राजनीतिक डकैती थी, क्योंकि उस समय सरकार जो था ये क्या, तो अंग्रेजी ही तो पूरा इसमें सरकारी जो पद पर था, भारत के नाम से मतलब कि शासन कर रहा था, तो इसको लगा सरकार की दृष्टि में कैसा लगा, तो ये राजनीतिक डकैती थी। 7 जून 1729 को 1929 को चंपारण जिला का मौलानिया नामक स्थान पर भी डकैती हुआ।
ठीक है। 7 नवंबर को मतलब 1928 को दरभंगा के समस्तीपुर में हो गया था, जो दलसी सराय में वहाँ हुआ। उसके बाद 7 जून 1929 को चंपारण जिले के जो मौलानिया नामक जो स्थान था वहाँ भी डकैती हुआ। तो बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन के एक सर्वप्रमुख नेता थे, क्या नाम था? तो योगेंद्र शुक्ल को पुलिस मौलानिया डकैती का मुख्य आरोपी समझती थी। तो ये क्रांतिकारी जो था योगेंद्र शुक्ल, उसी को समझती थी कि मौलानिया जो है यानी कि चंपारण जिले में जो हुआ था डकैती, तो ये उसी का मुख्य फरार आरोपी समझती थी। श्री शुक्ल सारण पुलिस द्वारा 11 जून 1930 को गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। शुक्ल जो है ये योगेंद्र शुक्ल, तो ये किसके द्वारा था? 11 जून 1930 को सारण पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। योगेंद्र शुक्ल पर तिरहुत षड्यंत्र के नाम से क्या हुआ था? मुकदमा चला। इस पर योगेंद्र शुक्ल पर अगर पूछा जाए कि तिरहुत षड्यंत्र केस के तहत किस पर मुकदमा चला, तो गलती नहीं होना चाहिए। किस पर चला? तो योगेंद्र शुक्ल पर चला। बहुत अच्छा। अच्छा, अगर इसका क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो ठीक है। तो 11 जून 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था। असेंबली बम कांड 1929 में जो हुआ था, असेंबली बम कांड 1929 के बाद पटना में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के चित्र और इश्तिहार की प्रतियां बिकी। इसके लेखक प्रोफेसर ज्ञान साहा थे। सॉरी, असेंबली कांड 1929 में हुआ था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। तो इसका जो इश्तिहार और प्रतियां बिकी मतलब ये जो छाप करके किसके द्वारा थे? इसके लेखक प्रोफेसर ज्ञान साहा थे। क्यों? मतलब कि ऐसा बांटा गया, चारों तरफ दीवार पर पटना की दीवार पर इसका भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का चित्र लगा दिया गया और प्रतियां बांटा गया, हर युवाओं को दिया गया। क्यों? क्योंकि युवाओं को जोश लाना था, युवाओं को मतलब कि क्रांति के लिए इसको मतलब कि तैयार करना था। तो सरकार प्रोफेसर साहा को अतिवादी विचारधारा का क्रांतिकारी समझती थी। सरकार क्या समझती थी? अच्छा, ये क्रांतिकारी है, इसी को भी क्रांतिकारी समझती थी। प्रोफेसर ज्ञान साहा को अतिवादी विचारधारा का क्रांतिकारी समझती थी सरकार। प्रोफेसर साहा पटना क्रांतिकारी पार्टी के नेता जो है मनीन्द्र नारायण राय, इसका नाम याद रखिएगा, नाम है मनीन्द्र नारायण राय। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, इसका स्थापना कहाँ हुआ था? बताइए कमेंट बॉक्स में। और कब हुआ था? कि कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की पंजाब शाखा के नेता कौन थे? तो श्री जयचंद विद्यालकर के साथ घनिष्ठ संबंध थे। किसका था? पटना प्रोफेसर के क्रांतिकारी पार्टी के जो नेता थे ये मनीन्द्र नारायण राय, प्रोफेसर साहा का सबके साथ अच्छा संबंध था। मनीन्द्र नारायण राय और HSRA के जो पंजाब शाखा का जो नेता थे, क्या नाम था इसका? श्री जयचंद विद्यालकर के साथ क्या था? तो घनिष्ठ संबंध था। तो हो सकता है ये सब क्वेश्चन पूछ दिया जाए, याद रखिएगा सब क्वेश्चन। बिहार नौजवान सम्मेलन मुंगेर में 12 दिसंबर 1929 को हुआ। कहाँ हुआ? तो ये मुंगेर में हुआ। बिहार नौजवान सम्मेलन कहाँ? तो 12 दिसंबर 1929 को कहाँ हुआ? तो मुंगेर में हुआ। सुभाष चंद्र बोस की अनुपस्थिति में पंडित प्रजापति मिश्र को इसकी अध्यक्षता की। किसका? तो पंडित सुभाष चंद्र बोस की अनुपस्थिति में पंडित प्रजापति मिश्र ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है। 1930 में अनेक क्रांतिकारी युवा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के रूप में काम कर रहे थे। सही है। मतलब कि HSRA का जो महत्वपूर्ण जो केंद्र छपरा और पटना में था। ठीक है। कहाँ था? तो छपरा और पटना में भी था। कह रहा है कि छपरा केंद्र के नेता रामदेनी सिंह ने हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने का प्रयास किया। रामदेनी सिंह के द्वारा हाजीपुर स्टेशन पर जो डाक का जो थैला था उसको लूटने का प्रयास किया। रामदेनी सिंह को क्या कर दिया गया कि फांसी दे दी गई। स्मरणीय तथ्य एक नज़र में 1906 में पटना के राजेंद्र प्रसाद द्वारा पटना में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट बता चुके हैं ऊपर भी। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, BPSC प्री में पूछा जा चुका है। वरिंद्र कुमार घोष ने स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की। किसके द्वारा? तो वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा। किसके? तो स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए कहाँ? तो देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना किसके द्वारा? तो वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के दौरान जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील कंपनी ने सरकारी और विदेशी सहायता देने से क्या कर दिया? तो इनकार कर दिया। आयरन स्टील एंड कंपनी जो है कहाँ? तो जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील के द्वारा क्या कर दिया गया? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में कहा कि हम मतलब कि कोई विदेशी सेवा देंगे ही नहीं, सबको बंद। 1856 में मुजफ्फरपुर में कैदियों द्वारा क्या हुआ कि लोटा विद्रोह। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो ये क्या 1856 में हुआ? 1800 महान क्रांति के 57 की क्रांति से 1 साल पहले 1856 में लोटा विद्रोह हुआ था। इसमें क्या हुआ कि कैदियों को जो है पीतल के जगह मिट्टी का बर्तन दिए जाने लगा, लोटा दिया जा रहा था, इस कारण ये विरोध कर दिया। 28 जून 1931 को पटना बम कांड जो हजारी लाल और प्रकाश उर्फ सूर्यनाथ चौबे द्वारा किया गया था। 28 जून 1931 को पटना जो बम कांड है हजारी लाल
और प्रकाश उर्फ सूर्यनाथ चौबे द्वारा किया गया था। ठीक है, पटना बम कांड। 9 नवंबर 1932 को लाहौर षड्यंत्र के सरकारी गवाह, ये लाहौर में षड्यंत्र, लाहौर के षड्यंत्र के तहत ही किसे, तब खुदीराम बोस सॉरी बटुकेश्वर दत्त इसे किसे किन को दिया गया था, फांसी दे दिया गया था, क्या नाम था उसका, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दे दिया गया था। तो इसमें ये कौन था, तो सरकारी गवाह बन गया था फणींद्र नाथ घोष, जो है ये सरकारी वकील बन गया था। ठीक है, तो इसका मतलब कि काफ़ी बुरा लगा किसको, तो बैकुंठ शुक्ल को। तो ये मतलब कि सरकारी, जिसके कारण गवाह देने के कारण ही मतलब कि क्या हुआ कि सबको फांसी हो गया, तो छुरा मार करके हत्या कर दिया बैकुंठ शुक्ल को, बेतिया में छुरा मार दिया। 9 नवंबर 1932 को छुरा मार दिया, ले आर पार कर दिया, इधर से उधर, कहा कि जाओ हवा खाने, तो इसको मार दिया किसको, तो लाहौर फणींद्र नाथ घोष को बेतिया में मार दिया। इसके बाद इस हत्या के बाद क्या हुआ कि बैकुंठ शुक्ल को 14 अप्रैल 1933 को फांसी दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ तक 9 पेज यानी कि 9 से 10 पेज खिलाफत आंदोलन और बिहार, कल से यहाँ से शुरू करेंगे, बहुत है इसमें, 32 पेज तक है। ठीक है, 2 से 3 दिन लग जाएगा। तो आज रहने देते हैं यहाँ तक। बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आज का वीडियो, आप लोग को जो समझाए थे वो कैसा लगा, समझ आया या नहीं आया, इसको ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।